हेलो क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज हम लेके आए हैं यूपी टेट जो आपका 23 तारीख को 23 जनवरी 2022 को होने वाला है। उसके लिए टॉप 30 EVS पर्यावरण के क्वेश्चंस जो आपके बैक ईयर में रिपीटेड हैं या आने वाले टाइम में क्वेश्चन इसी में से मोस्टली आपको मिलने वाले हैं। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका यूपी टेट जो 23 तारीख को 23 जनवरी 2022 में होने वाला है वो आपका पर्यावरण के क्वेश्चन आपके क्रैक हो सकें। और CDP के भी टॉप 30 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मैथ्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्यूशन वाले जो आपको सॉल्यूशन वाले होंगे वो इस चैनल पे ज़रूर मिलेंगे। तो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन EBS पर्यावरण जो हमारा टारगेट यूपी टेट है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं प्लास्टिक है, ऑप्शन बी है पॉलीथीन है, ऑप्शन सी या शीशा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? ये देखिए, ना प्लास्टिक है, ना पॉलीथीन और ना शीशा, इनमें से ये अपघट्य पदार्थ नहीं है। और जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ना तो पॉलीथीन नष्ट होती है, ना प्लास्टिक नष्ट होती है, ना ही शीशा आसानी से नष्ट होता है। तो इसलिए इनमें से कोई भी जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, जैव अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं? जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो डच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है हमारा, ये आपको पता होगा। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। डच्चीगम आप सब लोग जानते हैं कहाँ पे होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा, या जम्मू कश्मीर होगा, तमिलनाडु या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है? डच्चीगम है। और अगर पूछ लेता है कि स्थापना जो हुई थी डच्चीगम की वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1981 में। किसकी? डच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में, उसकी स्थापना जो हुई थी 1981 में हुई थी। और जो डच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर के कहाँ पे है? श्रीनगर में। कहाँ पे है पूछ लेगा, जम्मू कश्मीर ऑप्शन में ना दे श्रीनगर दे दे तो श्रीनगर पे टिक करना है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? देखिए, चिपको आंदोलन जानते ही होंगे, इसके प्रणेता कौन है। मेन चीज़ ये स्टार्ट कहाँ से किया गया था? ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया था। उत्तराखंड के जो चमोली ज़िले है वहाँ पे क्या चीज़ थी जानते हैं थोड़ा सा इसको, चिपको आंदोलन के बारे में कि क्या चीज़ थी वहाँ पे। जो चिपको आंदोलन के बारे में था, जो पहले तो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर A, B, C या D। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं थोड़ा सा चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। तो क्या होता है, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हुई थी। और कौन से सन अगर पूछ लेता तो 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। और किस लिए हुई थी? जो वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड में शुरू किया गया था जो आंदोलन, चिपको आंदोलन जिसका नाम था। मतलब वृक्ष काटने के लिए लोग क्या होते थे? पेड़ों से चिपक जाते थे। ये कब हुई थी? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में इसके आने की संभावना रहती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2011 या 1970, 1973 या 2007। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो टाइगर की जो संख्या है उनको बढ़ाने एवं उनको संरक्षित यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग हुई थी। 1 अप्रैल 1973 में। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो जो अगर पूछ लेता है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। जिम कॉर्बेट क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जो उत्तराखंड में है यानी नैनीताल में है। तो वो उसकी जो मतलब जो उस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट से हुई थी। किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो क्या हुई थी? 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क से हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1973। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? 97.2 या 2.15 या 0.65 या 0.00। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 0.65। ठीक है, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के
क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं होती है। तो ठीक है, उसकी क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं होती है, इसलिए समुद्र के जल की मात्रा 0.65% जल ही पीने योग्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अब लिखा है BOD, यानी कि BOD और 5 क्या चीज़ है, BOD 5 क्या चीज़ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, BOD 5 जो होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आता है क्वेश्चन BOD 5 क्या चीज़ है, तो BOD यानी फुल फॉर्म होती है BOD की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5, ये यहाँ पे 5 लिखा है, कभी ऐसा समझ लो तो BOD 5 के नाम से आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होती है जिससे BOD 5 की, अब मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, ये एक मापन है, मतलब इसमें मापना करा जाता है क्या चीज़ का, जिससे जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। क्या है, इसमें ऑक्सीजन या जल की मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, UV रेडिएशन होता है, गामा रेडिएशन होता है, एक्स रेडिएशन होता है या इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन, या इसको ये इंग्लिश में नाम है इसका, और हिंदी में नाम क्या होता है इसका, हिंदी में नाम होता है इसका अवरक्त, क्या होता है, अवरक्त किरण या अवरक्त किरणें। ठीक है, तो इसका हिंदी में नाम होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन की जगह अवरक्त किरणें के नाम से भी दे देता है, तो ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंदन धूम्रप्रम पाया जाता है, तो लंदन धूम्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ग्रीष्मकाल में दिन में समय, ग्रीष्मकाल के सुबह के समय, शीतकाल के दिन के समय या शीतकाल के सुबह के समय। तो कब हो जाएगा ये, देखिए शीतकाल मौसम में सुबह जब कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्रपान कहलाया जाता है। तो क्या होता है, जो सुबह सुबह जो होता है कोहरे जैसा जो दिखता है वो वायु प्रदूषण जो होता है उसे लंदन धूम्र कहते हैं। ठीक है, धूम्र का मतलब धूल मिट्टी टाइप का, और इस तरह की स्थिति कहाँ देखी गई है, लंदन में उत्पन्न हुई थी। कहाँ देखी गई थी, इसलिए इसका नाम लंदन धूम्र है, क्योंकि ये सबसे पहले लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से इसे लंदन धूम्र नाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये सबसे पहले कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शीतकाल यानी ठंड के समय में, सुबह के समय। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिक के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय बवंडर, ए एंड बी, और में से कोई नहीं। और प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और परेशान मत होइए, मैं इसकी PDF जो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया हुआ है उस पर मैं शेयर करता हूँ, और अगर आपको PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9th वाले का, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्षौभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, ये तो पता ही होगा। और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबलन पवन धारा को जो जेट स्ट्रीम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम के नाम से, या ध्रुवीय बवंडर, जेट स्ट्रीम का नाम ध्रुवीय बवंडर भी होता है। इस पवन धारा का जो संचरण होता है वो दोनों गोलार्धों में, यानी कितने अक्षांश पे होता है, 20 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच में होता है। कहाँ पे, ध्रुवों के बीच में। और समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण एक बड़ा बवंडर उठता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्रुवीय बवंडर। क्या होगा इसका राइट आंसर, ध्रुवीय बवंडर, या इसको हम नाम देते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, जेट स्ट्रीम। मैंने बताया अभी इसका नाम क्या होता है, जेट स्ट्रीम के नाम से भी ये ऑप्शन में आपको दिख सकता है, तो जेट स्ट्रीम भी लगा दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी, सबसे आसान क्वेश्चन है, ये पता ही होगा आपको। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी और कहाँ या किसकी वजह से हुई थी, तो किसकी वजह से हुई थी, तो देखिए भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई, मतलब कब हुई थी, 1984 में हुई थी। पूछ लेता है, इसकी सन आ चुकी है, आ भी सकती है। ठीक है, तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से 1984 में हुई थी।
और कहाँ हुई थी ये? एक पेस्टिसाइड कंपनी में, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से रिसाव के कारण हुआ था। ये बहुत ही हानिकारक और विषैली गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या हुआ था, कंपनी में लीकेज हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट ने। कब हुआ था? 1984 में। कहाँ हुआ था ये आपको पता ही होगा, भोपाल में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर क्या होता है, किसकी वजह से होता है? तो एस्बेस्टस से होता है, पेपर से, टेक्सटाइल से, या सिलिका से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो भी लोग होते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं? श्वेत फेफड़ा कैंसर इसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो किससे होती है? देखिए यहाँ पे ये CO लिखा है, ये NO है, ये O जो है, अगर O2 गलत लिख गया है टाइपिंग में तो इसको O2 हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऑक्सीजन का सिंबल बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं CO2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा चारों में से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, CO, यानी इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, हो सकता है वो नाम से भी दे दे। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, इतिहास में पहली परमाणु घटना जो हुई थी वो कब हुई थी, यानी कि कब हुई थी भाई? तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका? 16 अगस्त 1945 है, 26 अगस्त 1945 है, 6 अगस्त 1945 है, या कहाँ हुई थी? 8 अगस्त 1945 को। तो यानी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 6 अगस्त 1945 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो हुई थी वो अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। कहाँ गिराया था? जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। किसने? अमेरिका ने। तो इतिहास की पहली परमाणु दुर्घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। किसके दौरान हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2004 होगा, 1994, 1984, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994। मतलब क्या है, जो ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकरण यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसके बढ़ने से वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा तथा उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इसे देखते हुए 1994 में, अगर किसी की DOB है तो आप उससे याद रख सकते हैं, तो 1994 में इसी में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है, शांत घाटी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, या केरल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? केरल में हो जाएगा, जैसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। अगर पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ है तो आपको पता होगा, फूलों की घाटी के बारे में अगर पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ है तो वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 16 क्वेश्चन। कड़िके प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से यहाँ पे गैप है, निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर, या फैब्रिक फिल्टर, या उपरोक्त में से सही? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सबका, यानी कि सभी का क्या होता है? यूज़ किया जाता है, मशीनों का विकास किया गया है। ठीक है, इससे इन तीनों से क्या होता है? कणिकीय प्रदूषण समाप्त करने के लिए, यानी कि ग्रेविटिंग स्टेलिंग, और दूसरा क्या है? साइक्लो कलेक्टर, तीसरा क्या है? फैब्रिक फिल्टर, और इसके साथ एक और होता है स्क्रैबर, आदि मशीनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है, तो किसको निर्देशित करता है? पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण को, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण को, या किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, या बी और सी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लाउड स्पीकर कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग करके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि आपकी यूपी टैट की बढ़िया तैयारी अच्छे से सीडीपी की और ईवीएस की या मैथ्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस की हो सके। नेक्स्ट वीडियो आपकी मैथ्स की और सीडीपी की जरूर इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधों और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो काय के लिए तैयार की है ये बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर IUCN की फुल फॉर्म पूछता है तो IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और रेड डाटा बुक को जो स्टार्ट किया गया था तो यानी काय के लिए है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेड डाटा बुक हो जाएगा। पूछ लेता है कि कब स्टार्ट किया गया था, तो 1964 में किया गया था। कब किया गया था, 1964 में रेड डाटा बुक को प्रदर्शित किया गया था या प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर IUCN की फुल फॉर्म पूछ लेता है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बिश्नोई संप्रदाय किसने स्थापित किया था, तो किसने किया था, गुरु जम्बेश्वर ने स्टार्ट किया था 15वीं शताब्दी में। कहाँ किया था, राजस्थान में। किसने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कहाँ किया था, राजस्थान में। कब, 15वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है। देखिए ये जो लिखा है SO2 लिखा है यहाँ पे, टाइपिंग में दिक्कत, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड CO बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, NO को क्या बोलते हैं ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये आप मुझे ऑप्शन में बताइए क्या बोलते हैं, सी वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो मैंने इतना बता रखा है आपको, NO मैंने बताया भी था अभी पीछे वाली वीडियो में, तो आप बताइए जरा कमेंट में इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20वें वाले का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसके जो कारण बनता है कौन सा बनता है, कैंसर भी बनता है, आंखों से पानी गिरना बनता है, DNA विखंडन बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण क्या है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, यानी कि राइट आंसर महासागरों में जो जल की वृद्धि हो रही है उसमें क्या है, उसमें क्या है, जो वैश्विक ऊष्मायन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों पर तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघलते हुए बर्फ से जल क्या होता है, महासागरों में आ जाता है और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। तो ग्रीन हाउस के प्रभाव सर्वप्रथम कहाँ पहचाना गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी किसने पहचाना था सर्वप्रथम, जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर ने पहचाना था, ठीक है, ठीक है, जैन बैप्टिस्ट फ्यूरियर में। और इस गैसों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, एक आता है CO2, एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक आता है N2O, तीसरा आता है CH4, चौथा क्या आता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 में का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, यानी कि HNO3 इसको बोलते हैं HNO3, ठीक है, इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं HNO3, ठीक है, HNO3 इसको बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 बोलते हैं। ये क्या होता है CH3COH, CH3COOH होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि A और B HNO3 और H2SO4 दोनों ही होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है, यानी 800 ड्यू, 400 ड्यू, 200 ड्यू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिए ड्यू का मतलब पता है ना क्या होगा, डॉप्सन यूनिट होता है। ड्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, डॉप्सन यूनिट है, ठीक, कितनी डॉप्सन यूनिट में, यानी ओजोन की सांद्रता मापने के लिए कम से कम क्या है 200 ड्यू,
से कम हो जाती है तो इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। तो डी का मतलब क्या होता है, डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डॉप्सन यूनिट यानी 200 से कम हो जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ एनजीओ समर्पित है? कौन सा समर्पित है? WWF फॉर नेचर भारत, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, भारतीय वन जीवन क्रिया योजना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, WWF। अब WWF क्या चीज़ है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर संस्था भारत में विश्व स्तर पर क्या है? एनजीओस, गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 25? यानी आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 20 है या आर्टिकल 25? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 15 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 10% नियम दिया गया है, तो 10% नियम किसने दिया था? लिंडमान द्वारा या गोल्डमान द्वारा या बेकमैन द्वारा, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10% का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए लिंडमान द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था तो पूछ लेता है, तो 1942 में दिया गया था। कब किया था 10% नियम? 1942 द्वारा 1942 में लिंडमान द्वारा दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, और अगली वीडियो जो आपकी मैथ्स की न्यूमेरिकल की मिलेगी आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, और उसी में से क्वेश्चन आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया है, तो कब किया गया था? ठीक है, तो EIA का मतलब क्या होता है पता ही होगा। देखिए दिया हुआ है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट दिया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो कब हुआ था? तो 1969 ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही CDP की और मैथ्स के न्यूमेरिकल की जरूर मिलेगी, टॉप 30 क्वेश्चन की। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के एंड तक बने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।